मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण यानी दृष्टिकोण लेकर। और आज की मैं खबरें शुरू करूं, 2 खबरें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनावों में कैंपेन में फुल फॉर्म में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार संपन्न नहीं होने देंगे जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। अब ये अमेरिका की जनता को तय करना है कि वो उनको इस अधिकार पर कब तक रखती है। आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20वें कॉमनवेल्थ जो विदेश मंत्री कॉमनवेल्थ देशों के हैं उनकी बैठक में थे और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि खुद बुरी तरह से प्रभावित होने के बावजूद भारत ने दुनिया के 150 देशों को दवाइयां दी, जरूरी सामग्री पहुंचाई और मुझे लगता है यही भारत की वो भावना है। और ये डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा उसको उस बैठक में जो बोला तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर विकास स्वरूप सचिव पश्चिम विदेश मंत्रालय, ये जो एक जरूरी बात थी, मैंने कहा कि इससे बातचीत शुरू करें। और अब जो हमारे आपके जीवन को सबसे ज्यादा असर डालती है यानी महंगाई, अब उसकी खबर फिर से चर्चा में आने लगी है। जो सितंबर का है होलसेल प्राइस इंडेक्स सीपीआई मैंने बताया था, अब WPI डेटा आ गया है। जो थोक महंगाई दर है वो 1.32% हो गई है, यानी जो बढ़ी है महंगाई वो 1.32% है। सितंबर में ये 0.16 यानी 0.16 थी और अब वो 1.32 हो गई है अगर पिछले महीने के मुकाबले देखें तो। अगस्त से बढ़कर यानी अगस्त में थी 0.16 और अभी ये हो गई है 1.32। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उनकी WPI थोक महंगाई दर 1.61 से 1.61 है 1.27 के मुकाबले। खाद्य महंगाई दर 4.007 से बढ़कर 6.92 हो गई। फ्यूल पावर इनकी थोक महंगाई दर की बात करें तो -9.68 थी तो थोड़ी बढ़त हुई है, -9.54 हो गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर ये 1.6 से बढ़कर 5.10, ये बहुत ज्यादा बढ़ी है। सब्जियों की थोक महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी सब्जियां बहुत महंगी हुई हैं। 7.03 से 36.54, ये बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। आलू की 82.93 से बढ़कर 107.63 और प्याज के मामले में थोड़ी बढ़त है। दूध भी महंगा हुआ है, अंडा मीट मछली ये सस्ते हुए हैं। तो अब महंगाई बढ़ रही है, इसलिए रिजर्व बैंक के सामने ये चुनौती होगी कि कैसे वो महंगाई को काबू में रखे और विकास दर बढ़ाए। विकास दर बढ़ाने के लिए जो लिक्विडिटी होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका कैश फ्लो रखना पड़ेगा। तो ये बड़ा संतुलन का समय है। आरबीआई कैसे इस पर काम करेगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे समय में ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज पर और मॉनेटरी पॉलिसी के समय जो ऑब्जर्वेशन वो देता है उसका महत्व बढ़ जाता है। अक्सर आजकल चर्चा हो रही है कि टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, समाज में जहर भर रहे हैं, सांप्रदायिक विभाजन फैला रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश एनडीटीवी ने तनिष्क विज्ञापन के मामले में की। तनिष्क विज्ञापन अंत में तनिष्क ने वापस ले लिया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगर वो अच्छे मन से बनाया जाए तो शायद ऐसे विज्ञापनों पर कोई ऐतराज नहीं हो। लेकिन जब हम अभी दिल्ली में एक राहुल की हत्या देखते हैं, जब हम लखनऊ की विधानसभा के सामने अंजना तिवारी को आत्मदाह करते हुए देखते हैं, धर्म परिवर्तन न करने के उस दबाव में, यानी करना है इस दबाव में, तो ऐसे में तनिष्क का एड और ज्यादा विभाजनकारी होता। अच्छा है कि तनिष्क को सद्बुद्धि आई, उन्होंने ये विज्ञापन वापस लिया। लेकिन एनडीटीवी को तो अवसर मिलना था। उन्होंने ये खबर चलाई अपने चैनल पर कि गांधी धाम में, कच्छ गुजरात गांधी धाम में एक तनिष्क के स्टोर पर लोगों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। सच क्या था? कोई ऐसी तोड़फोड़ नहीं हुई। हाँ, उनको कुछ लोगों ने
थ्रेट कॉल जरूर दी थी, धमकी दी थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए थी और कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई, एक भी देश में स्टोर नहीं था जिस पर किसी ने हमला किया हो, किसी ने तोड़फोड़ की हो। पता नहीं क्यों जैसे ही कोई ऐसी घटना आती है तो एक बैड लाइट में हिंदू को दिखाने की कोशिश ये एनडीटीवी जैसे चैनल करते हैं और इसी का एक कहें कि प्रतिक्रिया होती है जब हम देखते हैं कई बार अतिवादी विचार के लोग टिप्पणियां हो जो एक कई बार उसका बुरा परिणाम भी देखने को मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि ये चैनल इस तरह से जहर फैला रहे हैं, इन चैनलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम को जिस आधार पर रोकने की बात कही गई है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय एनडीटीवी की इस फेक न्यूज की जो कोशिश थी इस पर भी संज्ञान लेगा? क्या लेना चाहिए? अगर समाज में आप किसी एक पक्ष को, मतलब किसी का एक का अतिवाद आपको बुरा नहीं लगे और दूसरे की छोटी सी बात भी बुरी लगे, सामान्य टिप्पणी भी बुरी लगे, तो फिर अतिवाद को बढ़ावा देने के लिए आप मजबूर करते हैं। टीवी चैनलों की बड़ी भूमिका है और अगर ऐसे वो जाति और सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, विभाजन करने की कोशिश करते हैं, तो ये खतरनाक है। आज 29 किसान संगठन कृषि सचिव से मिले कृषि भवन में। हालांकि दो तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि वो नाराज होकर उठकर चले गए, बाहर आकर उन्होंने कृषि कानूनों की जो प्रति थी उसको फाड़ा, आग लगाया। लेकिन दूसरा एक ये भी है कि उन्होंने अपनी मांगे दी हैं और वो मांगे कृषि सचिव ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, इसमें देखें कि क्या हो सकता है। कृषि कानून में तो बदलाव नहीं हो सकता, हाँ उसमें जो सुधार करना है, कोई ऐसा चीज है जिससे एक दो चीजें ठीक करने से बन सकती बात, तो वो हम सरकार तक बात आगे बढ़ाएंगे। और एक खबर है जो बहुत अच्छी खबर है कि भारत जो है, जो एसेंशियल एग्रो कमोडिटीज हैं, यानी जो बहुत जरूरी आवश्यक खाद्य सामग्री है, उपज है, उसका जो एक्सपोर्ट करने वाला देश है, अप्रैल से सितंबर के दौरान 53,626 करोड़ का निर्यात किया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2019 के मुकाबले 81.7 यानी 81.7% की बढ़त है। ये जानकारी भी होनी जरूरी है। कल राहुल गांधी ने बड़ा मजाक बनाया था और लिखा कि आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक भारत अब बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। ये 6 साल की उपलब्धि है मोदी सरकार की। तो आज सरकार ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन एजेंसी के जरिए सूत्रों के हवाले से खबर दी और बताया कि जो आईएमएफ का अनुमान है, एस्टिमेट है इंडिया की जीडीपी का, वो 8.8% है और जो ये अनुमान है ये 4.4 बांग्लादेश से उसके दोगुने से ज्यादा है, जो दुगुना है। और उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा जीडीपी है, वो 2014-15 में 83,091 रुपया थी और 2019-20 में 1,08,620 है, जो 30.7% की बढ़त है। यूपीए 2 के दौरान ये पर कैपिटा जीडीपी 19.8% बढ़ी थी। ये सरकार ने सूत्रों के हवाले से आंकड़ा दिया है, सफाई दी है। और 2019 में भारत की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक 11 गुना ज्यादा थी बांग्लादेश से, जबकि जो आबादी है वो 8 गुना ज्यादा है। तो ये कुल मिलाकर वो जवाब देने की कोशिश की है जो राहुल गांधी ऐसी खबरों पर एक छोटी सी चुटकी लेने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, विपक्ष के तौर पर यह काम उनको करना चाहिए और नियमित करना चाहिए, लेकिन तथ्य, तर्क, आंकड़ों पर दुरुस्त रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देश के 21 राज्यों ने, जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था जीएसटी कलेक्शन कम होने के कारण, जो केंद्र से हिस्सा मिलना था उसमें कमी के कारण राज्य सरकारों को खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। उनकी परियोजनाएं रुक रही हैं, उनके काम रुक रहे हैं। केंद्र सरकार ने 21 राज्यों को, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उनको कर्ज लेने की इजाजत दे दी है। अब ये कर्ज कुल हो गया 78,452 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं। ये 1,10,000 करोड़ रुपए का जो पहले से है उसके अतिरिक्त है। अब जैसे तमिलनाडु ने भी यही विकल्प चुना है और वो 9,627 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। कोई भी राज्य उसकी जो जीएसडीपी है, यानी
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तरह से कहें जीडीपी जैसे पूरे देश की, उसे राज्य की जो है उसका आधा % कर्ज ले सकेंगे। सरकार ने आज अंगीकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पोर्टल लॉन्च किया और इसी के साथ इसकी शर्तें भी तय कर दी है, क्या FAR होगा, किस तरह से होगा। और ये जब आया था तो उसके पीछे यही है कि आप अलग अलग शहरों में ऐसे रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन सकें जहां लोग आए, कुछ समय के लिए रहना चाहें। तो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी बनने शुरू हो जाता है उसको रोकने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो केंद्र शासित राज्य हैं। किस तहत दी है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके अलावा एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, स्टार्स। ये शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 5,718 करोड़ की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा, इन 6 राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधुनिक तरीके से पढ़ाई के लिए बच्चों को यह योजना आगे बढ़ाई जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम थी, टॉप टू टोटल, तो अब इसमें 50% सब्सिडी, जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और स्टोरेज पर सब्सिडी थी फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए, अब इसमें जो किसान रेल के तहत होगा इसमें भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अटल टनल अभी आपने सुना, अब अटल टनल के बाद जोजिला टनल भी, उस पर भी काम शुरू हो रहा है और उसकी पहली जो ब्लास्टिंग है, फर्स्ट ब्लास्टिंग, उसको कल इनिशिएट करेंगे सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 14.15 किलोमीटर का है ये, और ये जिसको कहते हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टनल बन जाने से श्रीनगर घाटी और लेह NH1 पर इसमें हमेशा के लिए यानी 12 महीने आ जा सकेंगे लोग। आज लोकतांत्रिक जनता दल के जो प्रमुख हैं शरद यादव, उनकी बेटी सुभाषिनी राज ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो अब वैसे तो बिहार चुनाव का समय है लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया है। अब आगे वो क्या भूमिका देखते हैं ये देखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में 2 वकीलों ने आज जनहित याचिका डाल दी है और वो कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को बर्खास्त करने का निर्देश दीजिए। हालांकि ये इस तरह का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय कैसे दे सकता है, जनमत से, लोकमत से चुनी हुई सरकार है। लेकिन ये कहा गया है कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश NV रमन्ना पर जो टिप्पणी की है इसके लिए उनको हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। आज दिल्ली में मैक्स फोर्ट स्कूल के निदेशक सतीश नारंग और नवीन नारंग, इन दोनों के विद्यालय और कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसके अलावा भगोड़े, रोहित भूटान, सुभाष भूटान और एक महिला, इन तीनों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने। क्यों गिरफ्तार किया है? इन लोगों ने फर्जी कागजात पर कर्ज लिया था और उस कर्ज लेने के बाद से ही ये भगोड़े थे। और अब बात चाइनीज वायरस की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई को काफी हद तक जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, एहतियात में कमी नहीं रखनी होगी। त्योहारी समय आ रहा है इसलिए और ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वरना सीधे आता है कि त्योहार और ये सब बंद होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा हो गए अब, तो इसलिए अच्छा हो कि धीरे धीरे हम सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़े। 9 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग भारत कर चुका है, रिकॉर्ड है ये। 11,45,000 15 जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। और अभी भी जो मामले हैं 10 लाख से नीचे हो गए थे, 9 लाख से नीचे हो गए थे, लेकिन फिर आज 9 लाख से ऊपर हुए हैं। 9 लाख नहीं, कुल ये जो है 9 लाख से ज्यादा मामले हैं कुछ। और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। जो पूरा पॉजिटिविटी रेट कहे तो 8.04% है।
और जो सबसे अच्छी बात है, इस आंकड़े को मैं रोज बहुत ध्यान से देखता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए, 63,509 63,509 ये न्यू केसेज हैं जो लोग संक्रमित हुए, और 74,632 74,632 ये वो मामले हैं जो लोग ठीक हो गए, रिकवर होकर घर चले गए। तो जो रिकवरी रेट है वो इंप्रूव हो गया, जो 86% था, 86 के ऊपर था, आज 87.05% हो गया। और ये जो 24 घंटे में 63,509 मामले आए, उसमें 77% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। केरला, महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो अच्छे संकेत नहीं है। इन दोनों राज्यों को चाहिए कि इस पर एहतियात बरतें, काबू पाने का कोई एक पक्का दूसरे राज्यों से सबक ले सकते हैं। जिन राज्यों ने बेहतर किया है उनसे सीख सकते हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहां 8,000 से ज्यादा मामले हैं, और इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां 4,000 से ज्यादा मामले हैं। और अगर हम कहें कि जो जीवन हम नहीं बचा पाए, 730 जानें चली गई, और इसमें से 80%, और अगर हम कहें कि एक राज्य कौन, तो महाराष्ट्र में 25%, 187 जानें गई। लेकिन चीजें सब ठीक ठीक हो रही हैं, उसके बीच में कुछ बेवकूफियां भी लोग करते हैं। बंगलुरु में एक अजीब वाकया हुआ। पुलिस ने कहा भाई मास्क नहीं लगाया है तो जुर्माना भरो। पुलिस पर हमला कर दिया, झगड़ा किया होगा, और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस पर मैं यही कहूंगा कि पुलिस को भी चाहिए कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे, लेकिन वो कानूनी मामला हो या अच्छा नहीं, और लोगों को तो ये समझना चाहिए कि पुलिस अपने लिए नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए करा रही है। जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, तो ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, यात्रियों की संख्या ठीक हो रही है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का क्या है? भारत और यूक्रेन के बीच एयर बबल समझौता हो गया। ये अलग अलग देश करते हैं, दो देशों के बीच समझौता होता है, एक जगह से दूसरी जगह जहाज जाती है, वहां से लौट आती है। तो यूक्रेन के बीच समझौता हो जाने के बाद अब भारत के 17 देशों के साथ समझौते हो गए हैं। महाराष्ट्र में 19 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे से मुंबई मेट्रो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही पुस्तकालय, साप्ताहिक बाजार, ये सब शुरू हो जाएंगे। बिगिन अगेन की गाइडलाइंस है, उसके तहत ये सब शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी रोचक खबर है, महाराष्ट्र में, मुंबई में शिवसेना की सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार सिद्धिविनायक शिरडी के मंदिर खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर खोलने की स्वीकृति दे दी है। 250 लोगों को ही दर्शन की इजाजत है, ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 और सीटों से बांगरमऊ से सुरेश कुमार पाल और देवरिया से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट दे दिया है। भाजपा ने देवरिया से सत्यप्रकाश मणि और गुजरात की लिंबडी विधानसभा से किरीट सिंह जीतूबा राणा को टिकट दे दिया है। एक बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने। जो सिनेमा घर बंद थे, मल्टीप्लेक्स बंद थे, तो उनकी जो लाइसेंसिंग फीस थी, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, उसको माफ कर दिया गया है, उसमें छूट प्रदान कर दी गई। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं उत्तराखंड में 1 नवंबर से शुरू होंगी, ये शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने बताया। इसके अलावा उत्तराखंड की कैबिनेट ने जो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम दे दिया है। बिहार में चुनाव शुरू हो गया है। नीतीश कुमार आज रैली में थे, मोकामा में थे वो, और उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं इंटर पास करेंगी 25,000, ग्रेजुएशन 50,000 हम देंगे। भाजपा ने भी बिहार चुनाव के लिए 35 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तेजस्वी और तेज प्रताप भी अपना नामांकन कर चुके हैं, हमला कर रहे हैं कि क्या है स्थिति। और सुशील मोदी कह रहे हैं कि देखिए हम तो इतना कम चाइनीज वायरस से संक्रमित हैं, महाराष्ट्र का बुरा हाल देखिए, वहां तो आपकी ही सरकार है गठबंधन की। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी बहुत निचले स्तर पर चली गई। एक कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने, जो शिवराज सिंह चौहान हैं मुख्यमंत्री, उनको नंगा भूखा कहा था और कमलनाथ को उद्योगपति बताया।
उसके बाद सब ने एक दूसरे से स्कोर सेटलिंग की और आज कैलाश विजयवर्गीय, वो तो वैसे भी बयानों में तो कोई कमी छोड़ते नहीं है, उन्होंने आज कहा कि चुन्नू उन्होंने कहा दिग्विजय को, कमलनाथ को मुन्नू कहा ये लोग विधानसभा चुनाव के दौरान 100 लोग भी अपनी सभा में नहीं जुटा पाते हैं। और अब बात पंजाब की। पंजाब की जो कैप्टन अमरिंदर सरकार है वो फुल फॉर्म में है और क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल भी वही है, अगर बिहार को छोड़ दें तो राजनीतिक गतिविधि भी वही है। कैप्टन अमरिंदर ने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना ये मंजूर की है कैबिनेट ने, और सरकारी और निजी संस्थानों में जो अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ना चाहेंगे उनको ये उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी। रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है, अच्छा है। इसके अलावा राज्य सेवाओं की A, B, C और D समूह की सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे करके हम वित्तीय वर्ष 2021 खत्म होते होते 50,000 नौकरियां देंगे, जिनको अगले साल जो स्वतंत्रता दिवस होगा उस पर पूरी तरह से नौकरियां मिल जाएंगी, वो यानी टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। और 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं और उस सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है। और अब आखिरी खबर बात करें, महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई कल रात को और आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनसे जाके मिले। मैं ये कहूंगा कि आप तीनों लोग मिलिए, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कीजिए, जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, लेकिन कृपा करके कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि मत करने लगिएगा। चीन आपको बचाने नहीं आ पाएगा। राष्ट्रद्रोही गतिविधियां करिएगा, हरकतें करिएगा तो कानून कड़ाई से आपसे निपटेगा, क्योंकि आपके साथ देश को कोई सहानुभूति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और आखिर में एक खबर है, उसको बताकर मैं आज का दृष्टिकोण खत्म करता हूं। भारत और फ्रांस फिर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठजोड़। और आज का दृष्टिकोण मैं यही खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और मैं जो अपील करता हूं कि आप मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं पक्के तौर पर, चूंकि आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सामाजिक परिवार के सदस्य तो हो ही गए, पक्के तौर पर बनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। बाकी काम में नियमित तौर पर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।